हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले ये देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। एक्चुअली देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एप्लीकेशन जो है इंडस्ट्रीज में भी है, बायोलॉजिकल सिस्टम में भी है, उसके बाद जो है हमारे पढ़ाई से भी मतलब है कि इसका थियरी में भी एप्लीकेशन है और प्रैक्टिकल में भी है। अच्छा, थोड़ा सा इंडस्ट्रीज के बारे में देख लेते हैं तो पता चलेगा कि क्यों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम पढ़ेंगे। तो देखिए, एक्चुअली में जितने भी सेल यूज करते हैं, चाहे वो घड़ी का सेल हुआ, चाहे वो इन्वर्टर की बैटरी हुई, चाहे ये जो मोबाइल की जो बैटरी हुई, ये सब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की ही देन है। अच्छा, अगर जो हम बात करते हैं इसका इंडस्ट्रीज में भी और एप्लीकेशन, तो ये जो मेटल की रिफाइनिंग होती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के थ्रू ही होती है, जो जिसमें इलेक्ट्रोलिटिक सेल का यूज होता है। देखिए, सेल दो तरह का पढ़ेंगे, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ेंगे और एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ेंगे। ठीक है, अभी उसके डिटेल में बात करते हैं। उसके अलावा जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एप्लीकेशन जो है बायोलॉजिकल सिस्टम में भी है। तो देखिए, बायोलॉजिकल सिस्टम में किस तरीके से है कि सेल से ब्रेन तक जो नर्व इम्पल्स कंडक्शन होता है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के थ्रू होता है। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट जो हैं, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं या जिनका बायोलॉजी जो है बैकग्राउंड में रहा होगा, तो लोग समझ रहे होंगे कि नर्व इम्पल्स कंडक्शन में सोडियम पोटेशियम एटीपीएच का इन्वॉल्व होता है। सोडियम और पोटेशियम आयन जो होते हैं अंदर और बाहर होते हैं। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एप्लीकेशन है। अच्छा, अब आइए बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है। तो देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सीधा सीधी बात होती है कि प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम केमिकल एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जस्ट इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि केमिकल एनर्जी का यूज जो है करके हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कराएं या इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके केमिकल का फॉर्मेशन करें। यानी केमिकल एनर्जी का यूज करेंगे हम और इससे हम बनाएंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कि जनरली ये होता है, जैसे जो हम लोग बैटरी यूज करते हैं। ये प्रोसेस जो होता है स्पॉन्टेनियस होता है। ठीक है, अभी जब डेनियल सेल पढ़ाएंगे तो वहां पर बता देंगे किस तरीके से ये स्पॉन्टेनियस होता है। अच्छा, और जो इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज करके केमिकल एनर्जी, मतलब जो रिफाइनिंग में यूज होता है, जैसे कि मेटल के रिफाइनिंग में यूज होता है, उसके अलावा जो है क्लोरीन गैस का प्रोडक्शन या फ्लोरीन गैस का प्रोडक्शन, यानी जो इलेक्ट्रोलिसिस होती है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। नॉन स्पॉन्टेनियस यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। इसको डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को, इट इज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम केमिकल एनर्जी। ठीक है, या इसी का उल्टा और वाइस वर्सा, इसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, अब आइए बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है होता कैसे है।
कि आखिर में भाई देखिए केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी में क्या रिलेशन होता है, किस तरीके से होता है। तो इसको समझने के लिए जरा हम चार्ज के बारे में जान लें, चार्ज का मूवमेंट कैसे होता है, तो करंट का फ्लो किस तरीके से होता है। हालांकि बहुत बेसिक चीज़ें आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, फिर भी हम बता दे रहे हैं। देखिए एक बेसिक चीज़ होती है कि अगर जो पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में जाता है, करंट का भी डायरेक्शन वही होता है, ठीक है। अच्छा, निगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में जाएगा, करंट का डायरेक्शन जो है जस्ट अपोजिट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब बात यहां समझ लीजिए, यहां पर जितनी भी हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉन को लेकर के करेंगे। तो भाई देखिए इलेक्ट्रॉन अगर जो इधर जाएगा तो जाहिर सी बात है करंट का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अब आइए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किस तरीके से होता है इसको देखते हैं। भाई देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो प्रोसेस होता है वो होता है रिडॉक्स रिएक्शन के थ्रू। देखिए रिडॉक्स रिएक्शन, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि क्या होता है रिडॉक्स रिएक्शन। तो देखिए ये रटा रटा डिफिनेशन होता है कि द केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। तो ऑक्सीडेशन भी होगा और क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा, रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हम ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या हाइड्रोजन का लेन देन की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ इलेक्ट्रॉन की सिर्फ बात कर रहे हैं। भाई देखिए इलेक्ट्रॉन कोई लूज करेगा तो कोई गेन करेगा, तो इसमें रिडॉक्स रिएक्शन, यानी अगर जो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं और ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन अगर जो इधर से इधर जा रहा है तो ये डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो करंट का डायरेक्शन इधर होगा, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है। अच्छा आइए देखते हैं कि आखिर में ये रिडॉक्स रिएक्शन का कॉन्सेप्ट किस तरीके से आया। तो देखिए सबसे पहले जो है जो डेनियल सेल हम लोग पढ़ते हैं, तो डेनियल सेल का कॉन्सेप्ट जो है किधर से आया है, जरा उसके बारे में एक एक्सपेरिमेंट है उसको देख लेते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट एक सिंपल सा है कि लोगों ने देखा कि अगर जो हम कॉपर सल्फेट का सलूशन लेते हैं एक्वस, और ये ब्लू कलर का होता है, ठीक है। और अगर जो हम इसमें क्या करते हैं, जिंक रॉड डालते हैं, ठीक है। जिंक एक मेटल है और रॉड का कलर जो होता है मेटेलिक कलर, मेटेलिक व्हाइट कह सकते हैं इसको, तो जिंक रॉड। तो देखिए हुआ क्या, लोगों ने देखा कि जब इसमें जिंक रॉड को डाला जा रहा है तो कुछ रिएक्शन हो रहा है। तो सबसे पहले लोगों ने ये देखा कि ये जब जिंक रॉड इसमें डाला जा रहा है तो जो सॉल्यूशन का ये जो ब्लू कलर है ये फेड कर रहा है, ठीक है। ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन बिकम फेड, ठीक है। ये फेड हो, ये हल्का होने लगा, ठीक। अच्छा दूसरा क्या हुआ कि ये जो जिंक रॉड है इसका जो होता है इसके ऊपर कॉपर का डिपोजिशन होने लगा। तो दूसरा क्या हो गया, जिंक रॉड कोटेड विथ कॉपर। अच्छा उसके अलावा फिर क्या हो रहा है कि लोगों ने देखा कि इसमें टेम्परेचर का इंक्रीज हो रहा, टेम्परेचर इंक्रीजेज, ठीक है। अच्छा अब स्पॉन्टेनिटी की बात कर लेते हैं कि ये रिएक्शन किस तरीके से स्पॉन्टेनियस हुआ, तो उसके लिए हमको केमिकल रिएक्शन लिखना पड़ेगा। अब जैसे ही केमिकल रिएक्शन लिखेंगे हमको पता चल जाएगा कि आखिर में ये करंट के कॉन्सेप्ट इसमें आया कहाँ से। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका ये जो रिएक्शन हो रहा है किस तरीके से हो रहा है उसको लिख लेते हैं। तो देखिए Zn प्लस CuSO4 ये बनाता है ZnSO4 अब प्लस Cu।
अच्छा, एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। पहले भैया इसमें क्या था, कॉपर सल्फेट था। अब इसमें क्या आ रहा है, जिंक सल्फेट आ रहा है, यानी अब इस सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट के साथ साथ जिंक भी आ रहा है। उसके बाद इस जिंक के रॉड पर कॉपर का डिपोजिशन हो रहा, तो भाई डिग्री ऑफ रेंडमनेस बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। अब डिग्री ऑफ रेंडमनेस बढ़ गया और इधर जो है टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा मतलब एक जो थर्मिक प्रोसेस हो रहा है, यहां पर डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव आएगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है इनकी वजह से एंट्रापी बढ़ रहा है, तो डेल्टा एच की वैल्यू यहां पर पॉजिटिव आएगी। ठीक है। अब जरा हम इधर भी देख लेते हैं कि डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। अब बताइए, अगर जो डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव रहेगी तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। देखिए, डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव है और डेल्टा एस की वैल्यू अगर जो पॉजिटिव है, तो डेल्टा जी की वैल्यू जाहिर सी बात है क्या होगा, निगेटिव होगा। और जैसे ही निगेटिव होगा तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। इसका थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने पढ़ा है, तो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया भी जाएगा। ठीक। अब आइए देख लेते हैं कि आखिर में, ये तो हमने बात बता दिया कि ये स्पॉन्टेनियस हो रहा है, यानी इसी के थ्रू हम करंट का प्रोडक्शन कराएंगे। तो करंट का प्रोडक्शन कैसे हुआ, जब इस रिएक्शन को स्प्लिट करेंगे तो हमको तुरंत ये क्लिक कर जाएगा कि ये करंट का कॉन्सेप्ट कैसे आया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इस रिएक्शन को स्प्लिट करते हैं, तब पता चलेगा कि आखिर में ये केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे बदल रहा है। देखिए, पहला प्रोसेस क्या हुआ, जिंक ने क्या किया, Zn2+ बनाया, अब प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया। चलिए, उसके बाद इधर क्या होगा, Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यही कॉपर सल्फेट, यही कॉपर में बदल गया। बस यहीं से लोगों को कॉन्सेप्ट में क्लियर आ गया कि भैया यहाँ इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, यहाँ एक्सेप्ट हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये जो रिएक्शन कराया गया था, एक के कंटेनर में कराया गया था, भाई जैसे निकल रहे थे तुरंत एक्सेप्ट, जैसे निकल रहे थे एक्सेप्ट, तो यहाँ कोई तार लग नहीं पा रहा था। भाई ये सोल्यूशन था और ये रॉड था, तो ऐसे कॉन्सेप्ट पता चला कि भैया इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और आ रहे हैं, तो क्या किया, आगे चल करके वही डेनियल ने सेपरेट किया। अभी देखते हैं उसको, चलिए बैलेंस करते हैं रिएक्शन को। Zn प्लस Cu2+, और ये बनाएगा Zn2+ अब प्लस Cu। ठीक है, जरा देख लीजिए, ये रिएक्शन बैलेंस हो गया, और ये बैलेंस इक्वेशन में कहीं भी इलेक्ट्रॉन का नामो निशान नहीं है, और इलेक्ट्रॉन जो है स्प्लिट करने पर ही हमको मिल रहा है, यानी ये ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये रिडक्शन हो रहा है। तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ और इसको बोलेंगे रिडक्शन हाफ। ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ हो गया और रिडक्शन हाफ हो गया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन हमको दिख रहा है, ये लूज कर रहा और एक्सेप्ट कर रहा। बात यहीं से डेनियल साहब को क्लिक कर गया, और डेनियल साहब ने क्या किया, एक सेल बना दिया जिसको हम बोलते हैं डेनियल सेल। ठीक है, तो सेल की बात आई है तो सेल दो तरह के होंगे। ठीक है, अभी प्राइमरी सेकेंडरी की बात नहीं कर रहे हैं, और न ही डेनियल और गैल्वेनिक की बात करेंगे। अभी अभी पहले बता दे रहे हैं, सेल दो तरह के होते हैं। ठीक है, तो सेल हम दो तरह के पढ़ेंगे। भाई देखिए, सेल की स्पेलिंग जो है जब केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। यही सेल जब बायोलॉजी वाले बात करते हैं तो वो न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट की बात करते हैं। हम उसकी यहाँ पर बात नहीं करेंगे। हमारे लिए यहाँ पर दो तरह का सेल होगा, एक होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और दूसरा होगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और इसको सबसे लास्ट में चैप्टर में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम लोग पहले पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ही हम लोग बोलते हैं वोल्टाइक सेल। ठीक है, अच्छा, इसी में क्या होता है कि जो केमिकल एनर्जी जो है, केमिकल एनर्जी से हमको क्या मिलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी से हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसी सेल से, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सेल से मिलता है। ठीक है। अच्छा, जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है ये, इसके जो एग्जाम्पल है जैसे कि मेटल की जो रिफाइनिंग होती है, या जो हम हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन कराते हैं, या जो हम क्लोरीन गैस का प्रोडक्शन कराते हैं, तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में। ठीक है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या वोल्टाइक सेल। ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे डेनियल सेल। ठीक है। तो डेनियल सेल क्या होता है, गैल्वानिक सेल क्या होता है, वोल्टाइक सेल क्या होता है, अभी उसके बारे में थोड़ी देर में आपको बता देते हैं, लेकिन सबसे पहले आप डेनियल सेल पढ़ लीजिए। देखते हैं, देखिए डेनियल सेल, अभी जो आपने एक्सपेरिमेंट किया था, जिंक को कॉपर में डिप करा दिया था, तो डेनियल साहब ने देखा है रिएक्शन को स्प्लिट करके, तो पता चला इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो बस अभी इलेक्ट्रॉन का जो दूरी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, जैसे दूरी बढ़ाएंगे तुरंत हमारे काम की चीज मिल जाएगी। तो देखिए, जो लेफ्ट हैंड साइड रखा, इधर रख दिया इन्होंने जिंक सल्फेट, एक कंटेनर लिया और इसमें जिंक सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन रख दिया, और इसमें जो है जिंक रॉड को डिप कर दिया। इधर करते हैं क्योंकि अभी एक बनाना रहेगा साल्ट ब्रिज। ठीक है। और इधर कर देते हैं हम, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है एक्वस, और इधर जो है ये कॉपर का रॉड है। ठीक है। तो देखा कि ये जिंक की रॉड है। ठीक। तो देखा कि जो है, अगर जो हम इस तरीके से कर रहे हैं तो ये जिंक की रॉड जो है कम हो रहा है, और ये कॉपर की रॉड जो है वेट में बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है अभी हम उसको समझते हैं। तो इसको जो है जोड़ दिया एक साल्ट ब्रिज से। साल्ट ब्रिज क्या होता है, क्यों यूज होता है, अभी बताएंगे। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं साल्ट ब्रिज। ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी हम डेनियल सेल की बात करेंगे तो जिंक और कॉपर का ही इलेक्ट्रोड यूज होगा, इसके अलावा किसी भी मेटल का नहीं। इसके अलावा अगर जो दूसरा कोई मेटल यूज हो गया तो गैल्वानिक सेल, यानी गैल्वानिक सेल जो है जिंक कॉपर वाले को भी कहेंगे, यानी गैल्वानिक सेल जो है जनरल कॉमन होता है। गैल्वानिक सेल का एक एग्जाम्पल है डेनियल सेल। तो डेनियल सेल इज एग्जाम्पल ऑफ द गैल्वानिक सेल। सबसे पहले इसको हम समझते हैं कि इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं। ठीक है। तो एक बात और याद रख लीजिए, पहले से ही बता दे रहे हैं, लोन बहुत फेमस हो चुका है ये लोन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो लोन का मतलब ये है कि लेफ्ट, और यहां होता है ऑक्सीडेशन, और ये होता है एनोड, और इस पर होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज जो है सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कॉन्सेप्ट में आएगा। नेगेटिव चार्ज जो होता है पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है जब हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल यूज करते हैं। हम यहाँ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक एग्जाम्पल है डेनियल सेल, या गैल्वानिक सेल का एक एग्जाम्पल है डेनियल सेल। तो देखिए होता क्या है, इधर जो है जिंक, तो लेफ्ट हैंड साइड है ये, तो लोन हम यहां कर देंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड है, यहां ऑक्सीडेशन होगा, या एनोड होगा, और इस पर नेगेटिव चार्ज। कैसे नेगेटिव चार्ज आता है उसको भी देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले का सबसे पहले ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ये जो जिंक मेटल का रॉड है ये जिंक +2 में कन्वर्ट हो रहा है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गए। तो बाबू देखो, ये मेटल का रॉड है, तो यहां से तो जिंक प्लस निकला और इसमें सॉल्वलाइज हो गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है इस रॉड में आ गया, तो इसकी वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज।
ठीक है। अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे तो यहाँ रुकेंगे नहीं, वो भागेंगे, भाग करके जाएंगे कहाँ, इस सर्किट में। उसी जिस समय ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे उसी समय यहाँ जो कॉपर सल्फेट है यानी ये Cu2+ है ये जा करके ये कॉपर के रॉड पर चिपकना चालू कर देता है, और जैसे चिपकेगा इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज। अब जैसे प्लस चार्ज आया है, इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब पहुंच रहे हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, तो तुरंत अट्रैक्ट कर लिया। चलो बाबू अट्रैक्ट कर लिया तो इलेक्ट्रॉन मतलब किधर से किधर की तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट तक। और लेफ्ट वाले को क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। और जब एक को एनोड बोलेंगे तो दूसरे को जाहिर सी बात है हम क्या बोलेंगे, कैथोड। यानी एक्सटर्नल सरफेस में इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है एनोड से कैथोड की तरफ हो रहा है, और जो करंट का फ्लो हो रहा है वो कैथोड से एनोड की तरफ हो रहा है। चलिए इतना प्रोसेस तो हो ही रहा था, ठीक। तो डेनियल सेल में इतना प्रोसेस हुआ, तो यहाँ पर जिंक +2 बना 2 इलेक्ट्रॉन बचा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, Cu2+, और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन यही पहुंचे थे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये बन जाएगा कॉपर। तो इसमें ये देखा गया कि ये जिंक का रॉड जो है वेट लॉस हो रहा है, जिंक रॉड वेट डिक्रीजेज, ठीक है, जिंक की रॉड का वेट डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, उसके बाद जो है इधर की तरफ जो है कॉपर का रॉड, कॉपर रॉड वेट जो है इंक्रीज हो रहा है। अच्छा भाई, इनका इंक्रीज हो रहा है तो ये जब टूटेंगे तो देखिए CuSO4 जब टूटेगा तो Cu2+ प्लस SO4- में, तो ये तो सोल्यूशन में रह गए, और ये कहाँ गए, Cu2+, ये रॉड से जाकर के चिपक रहे हैं, तो इस सोल्यूशन में सल्फेट आयन का इंक्रीमेंट हुआ, यानी सोल्यूशन में क्या हो रहा है, निगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, ठीक। अच्छा, अब इधर जरा आइए, इधर क्या हो रहा है कि ये जो जिंक +2 टूटा है तो ये तो भाई सोल्यूशन में चला गया, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, रॉड में चला गया। तो सोल्यूशन में अगर जो प्लस आयन का अमाउंट बढ़ेगा तो जाहिर सी बात, तो अब ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचना चालू कर देगा, और जब इधर खींचना चालू करेगा इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे नहीं। वही हाल यहाँ रहेगा कि सल्फेट आयन का अमाउंट अगर जो इस इलेक्ट्रोलाइट में बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात तो Cu+2 को इधर जाने नहीं दिया जाएगा, और जैसे जाने नहीं दिया जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन आकर के भी क्या करेंगे, कुछ नहीं। अब इसी चीज को ओवरकम करने के लिए एक कॉन्सेप्ट आया साल्ट ब्रिज का, ठीक है। तो साल्ट ब्रिज पहले देख लेते हैं क्या होता है साल्ट ब्रिज। अच्छा हाँ, ये तो समझ में आ गया होगा कि इसको लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन होता है, एनोड होता है, इस पर नेगेटिव चार्ज। चलिए अब आइए देख लेते हैं साल्ट ब्रिज क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, साल्ट ब्रिज क्या होता है, साल्ट ब्रिज। देखिए जैसा कि अभी हम लोगों ने डेनियल सेल में देखा था कि डेनियल सेल जो है, भाई आपका ये डेनियल सेल था, एक तरफ ये एनोड था और एक कैथोड था, ठीक है, और इन दोनों को ये जोड़ करके एक ग्लास ट्यूब लगाया गया था जिसको हम साल्ट ब्रिज बोलते थे, ठीक है। तो साल्ट ब्रिज जो होता है इसका यूज किया जाता है सेल बनाने में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। तो साल्ट ब्रिज एक क्या होता है, इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब होता है, ग्लास ट्यूब होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो होता है फिल्ड होता है, फिल्ड विथ सेमी सॉलिड
अगर अगर और जिलेटिन। ठीक है, अगर अगर और जिलेटिन एक मीडियम होता है इनके लिए। अगर अगर जो होता है रेडेल्गी से मिलता है जिलेडियम और ग्लेसिलेरिया से, और जिलेटिन भी एक सॉलिड मटेरियल सेमी सॉलिड मटेरियल होता है। अच्छा, इस सेमी सॉलिड मटेरियल में इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया जाता है एलॉन्ग विथ क्या होता है, एलॉन्ग विथ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो ये आपका साल्ट ब्रिज होता है। अब साल्ट ब्रिज में मतलब क्या क्या कंपोनेंट होते हैं इसको भी मैंने बता दिया, क्या क्या यूज होते हैं। ठीक है, अब इसके लिए जो साल्ट ब्रिज है, तो साल्ट ब्रिज को फुलफिल करने के लिए क्या क्या इसेंशियल रिक्वायरमेंट होता है, होना चाहिए। तो देखिए, साल्ट ब्रिज को कंप्लीट करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है, सबसे पहला ये होना चाहिए रिक्वायरमेंट, ये जो आयंस मूव कर रहे हैं, एक आयन इधर मूव करेगा, एक आयन इधर मूव करेगा, इनकी मोबिलिटी सेम होना चाहिए। ऑफ आयंस आर सेम होना चाहिए। ठीक है, पहला नंबर। दूसरा नंबर कंडीशन, भाई देखिए यहां पर अभी जैसे मान लीजिए डेनियल सेल आप ले लिया था, तो इधर जिंक सल्फेट था और इधर जो है ये जिंक था, और इधर जो है कॉपर है और ये कॉपर सल्फेट है। तो इसके थ्रू ऐसे आयन आना चाहिए कि जो इस सेल के यानी हाफ सेल के किसी भी कंपोनेंट के साथ रिएक्शन न करे। जैसे ये जिंक सल्फेट है, तो इधर कोई ऐसा आयन आयन आना चाहिए कि जिससे ये आयन जो है रिएक्ट न करे। तो इलेक्ट्रोलाइट डू नॉट रिएक्ट या शुड नॉट react with any component of cell। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी के साथ रिएक्शन कर ले। जैसे कि मान लीजिए अगर जो हमने इधर सिल्वर रख दिया Ag+ और इधर जो है सिल्वर नाइट्रेट रख दिया, ठीक है, तो भाई इधर जो है Ag+ बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा। अब हम यहाँ पर कोई मान लीजिए साल्ट ले रहे हैं कि KCl ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है Ag+ का अमाउंट इधर बता है और ये Cl-, तो Cl- जैसे आएगा Ag+ के साथ रिएक्शन कर जाएगा तो AgCl बना लेगा, और AgCl क्या होता है, प्रेसिपिटेट कर जाएगा। अब प्रेसिपिटेट कर जाएगा तो हमारा ये सेल काम करना बंद कर देगा। तो प्रेसिपिटेशन नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो पहला रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए कि इनमें जो है क्या होना चाहिए कि किसी के साथ ये रिएक्शन न करे। ठीक है, अच्छा, पहला तो ये था मोबिलिटी, दूसरा रिएक्शन। अब आइए बात कर लेते हैं कि साल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है। तो साल्ट ब्रिज का फंक्शन भी देख लेते हैं, लगे हाथ। फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज, देखिए सबसे पहला नंबर फंक्शन, यह सर्किट को कंप्लीट करता है। इट कंप्लीट द सर्किट। ठीक है, सर्किट को कैसे कंप्लीट कर रहा है, वे देखिए यही तो आपका साल्ट ब्रिज है। थोड़ा इस बार हम ग्लास ट्यूब ये जो है आपका इसको बड़ा बना रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए आपने इसमें KCl रखा, तो KCl जब रखेंगे तो इधर जो है आपने जब इधर जिंक रॉड रखा था तो यहाँ Zn+2,
इस सोल्यूशन में Zn2+ का कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ था, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ा था तो इलेक्ट्रॉन जाने नहीं दे रहे थे, तो जाहिर सी बात है जब इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे तो यह सीधा Cl- आएगा, और Cl- Zn+2 रिएक्शन करेंगे तो ZnCl2 अगर जो ये बना रहे हैं तो जिंक क्लोराइड जो होता है सॉल्युबल होता है, ठीक है, असॉल्युबल रहेगा तो रिएक्शन आगे चलता रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम साल्ट ब्रिज में कोई इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं तो एनोड की तरफ इसका नेगेटिव यानी एनायन वाला पोर्शन एनोड की तरफ आता है, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो केटायन वाला पोर्शन है K+, भाई सोल्यूशन में यहाँ पर सल्फेट 2- का अमाउंट बढ़ा था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या रखा था, डेनियल सेल में कॉपर सल्फेट रखा था। जब इसको आयनाइज करते थे कॉपर सल्फेट को तो ये Cu2+ में और ये प्लस SO4- में ये कन्वर्ट होता था, और ये Cu+2 जा करके ये रॉड से जा करके चिपक जाता था और SO4- रुक जाता था, तो जाहिर सी बात है K+ आएगा तो ये K2SO4 बनाएगा, और K2SO4 जो बनाएगा तो ये क्या होगा, ये सॉल्युबल रहेगा और ये सर्किट को चलने देगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से रिएक्शन होगा। तो फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन क्या है, ये सर्किट को कंप्लीट करता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा नंबर क्या है, यह इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ठीक है। तो ये आपका साल्ट ब्रिज रहा, और साल्ट ब्रिज का कंपोनेंट क्या क्या होता है, और इलेक्ट्रोलाइट। हाँ, इलेक्ट्रोलाइट आपको बता दें कौन कौन से यूज होते हैं। जनरली KCl यूज होता है, KNO3 यूज होता है, और आपका अमोनियम क्लोराइड यूज होता है, ठीक है। तो ये बेसिक जो होते हैं यूज होते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट में केटायन एनायन जो है तो ऐसे होने चाहिए कि जिनकी मोबिलिटी सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब आइए पढ़ लेते हैं कि सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, उसको देख लेते हैं। तो सेल का रिप्रेजेंटेशन अगर जो हम बनाना सीख जाएंगे तो किसी भी सेल का हम रिएक्शन भी लिख ले जाएंगे, ठीक है। तो देखिए सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो बस यही कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, लो इसी से अभी हो जाएगा। चलिए फिर डेनियल सेल बनाते हैं। क्या है भाई, ये डेनियल सेल आपका है, तो इधर हमने क्या रखा, जिंक, और इधर कॉपर। ये आपका कॉपर रॉड है, ये आपका जिंक रॉड है, इसमें ZnSO4 है, ZnSO4 है, और ZnSO4 को हम आयन के फॉर्म में लिख दें Zn2+, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। और ये इसमें है कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट को हम Cu2+ के फॉर्म में लिख दें, इधर भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये आपका होता है साल्ट ब्रिज, ठीक है। और इसको सर्किट को हम ले जा करके जोड़ दे रहे हैं, इधर इलेक्ट्रॉन जाएगा और इधर करंट आएगा, ठीक। चलिए अब इसका रिप्रेजेंटेशन, तो देखिए अगर जो हम इसका सेल रिएक्शन लिखना चाहेंगे तो सेल रिएक्शन क्या होगा, Zn से ये बनाएगा Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये बनाया है Cu2+, और यही जो दोनों इलेक्ट्रॉन गए हैं तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है Cu+2 ने एक्सेप्ट किया, Cu बनाया है। अब आइए देखते हैं कि देखिए इधर क्या हुआ है, Zn से Zn2+, तो सिंपली Zn लिखेंगे और एक लाइन वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे, तो उसके बाद ये बना देंगे हम Zn2+, और ये सॉलिड स्टेट में है, ये एक्वस स्टेट में है। अगर जो हम इसका कंसंट्रेशन भी लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो रहा आपका एनोड हाफ। अब एक डबल वर्टिकल लाइन लगाते हैं, और ये जो डबल वर्टिकल लाइन होता है यही साल्ट ब्रिज कहलाता है, ठीक है। अब डबल वर्टिकल लाइन के बाद देखिए क्या हुआ, Cu+2 ने, तो Cu2+ ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है और ये Cu में कन्वर्ट हो गया है, यानी ये एक्वस और ये सॉलिड के फॉर्म में, ठीक है। तो देखिए इधर जो रिप्रेजेंट कर रहा है
इतने पोर्शन को हम एनोड हाफ बोलेंगे, एनोड बोलेंगे, और इधर जो पोर्शन होता है ये कैथोड होता है। ठीक है, यानी अगर जो सेल का रिप्रेजेंटेशन हमको पता रहे तो हम सेल रिएक्शन भी लिख सकते हैं, और सेल रिएक्शन भी लिख सकते हैं और साथ में फोटो भी बना सकते हैं कि किधर एनोड है किधर कैथोड है। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं कॉपर +2 का और ए सिल्वर नाइट्रेट का, उससे हम बता देते हैं कि किस तरीके से सेल का रिप्रेजेंटेशन होगा, किस तरीके से इसका रिएक्शन लिखा जाएगा। चलिए देखते हैं, और आगे जब हम पढ़ लेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, जैसे कि कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट का कोई हम ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए कॉपर जो है Cu, ये कन्वर्ट होता है Cu2+ में और +2 इलेक्ट्रॉन में, और ये Ag जो होता है Ag+ अब प्लस इलेक्ट्रॉन, ये कन्वर्ट होता है Ag में। ठीक है, अच्छा इधर एनोड का इसको किसको मानेंगे, कैथोड किसको मानेंगे, वो डिपेंड करता है रिडक्शन पोटेंशियल पर। वो अभी पढ़ाए नहीं है, आगे पढ़ा देंगे। वैसे एक बात जान लीजिए कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, अगर ये तीनों हैं तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कॉपर होगा, उससे कम रिएक्टिव सिल्वर होगा और सबसे कम रिएक्टिव गोल्ड होता। इसीलिए मैंने कॉपर और सिल्वर का एग्जांपल लिया ताकि आप आसानी से समझ सकें। तो देखिए कॉपर की रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो जाहिर सी बात वो ऑक्सीडाइज होगा, और जिसकी रिएक्टिविटी कम होती है वो रिड्यूस फॉर्म में रहना चाहता है। तो यहाँ पर कॉपर और सिल्वर में रिएक्टिविटी कॉपर की ज़्यादा होती है, सिल्वर की कम होती है, तो कॉपर जाहिर सी बात है क्या बनाएगा, एनोड बनाएगा। अब इसका सेल रिप्रेजेंटेशन Cu लिख दीजिए, क्या होगा Cu2+, और ये एक्वस सोल्यूशन, और ये सॉलिड के फॉर्म में, और साल्ट ब्रिज 2 ठो लगा दीजिए, और उसके बाद सिल्वर में आ जाइए Ag+, और ये बना लेगा क्या Ag में। ठीक है, ये एक्वस सोल्यूशन और ये सॉलिड के फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पर हम सेल रिप्रेजेंटेशन में ये नहीं कर सकते हैं कि हम इक्वेशन को बैलेंस करके चलेंगे। तो ये आपका हो गया एनोड हो गया, और ये आपका हो गया कैथोड हो गया। तो ये सेल का रिप्रेजेंटेशन का तरीका ये है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं आपको दे दूं सेल का रिप्रेजेंटेशन और उससे सेल रिएक्शन पूछ लूं। ठीक है, तो सेल का रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं, उससे सेल का रिएक्शन निकालना भी बता दे रहे हैं क्या होगा। आगे इस पर एप्लीकेशन भी है। देखिए, जैसे कि Cr3+ और ये साल्ट ब्रिज Pb2+, और ये Pb में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, अगर जो सेल रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से लिखा है तो जाहिर से आयन है तो एक्वस आप लिख सकते हैं। ठीक है, या कंसंट्रेशन लिख सकते हैं, और ये सॉलिड ही रहेगा, ये सॉलिड रहेगा। ठीक है, अच्छा जब इस तरह की बात आती है तो जाहिर सी बात है ये लेफ्ट वाला क्या हो जाएगा, लेफ्ट वाला यहाँ ऑक्सीडेशन होगा, ये एनोड होगा और इस पर नेगेटिव चार्ज। बस एक क्लियर हो गया तो जाहिर सी बात है ये राइट हैंड साइड होगा, और ऑक्सीडेशन की जगह इस पर रिडक्शन होगा, और इसको कैथोड बोलेंगे, और इस पर होगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, बस एक लोन याद कर लीजिए, बाकी हो जाएगा। अब आइए रिएक्शन लिखते हैं। तो Cr का ऑक्सीडेशन हुआ है किसमें, Cr3+ में। अब इसको बैलेंस करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे। ठीक है, अब इधर क्या हुआ है भाई, रिडक्शन हुआ है तो Pb2+, ये कन्वर्ट हुआ है Pb में तो +2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसको हम Pb लिख देंगे। ठीक है, अब दोनों रिएक्शन को कंबाइन करेंगे तो जरा कंबाइन भी करके देख लेते हैं। Cr ये कन्वर्ट हुआ है Cr3+ में, अब +3 इलेक्ट्रॉन में, और ये Pb+2 2+ अब +2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें आपका Pb मिलेगा। लेकिन अगर जो हम इसको जोड़ेंगे तो देखिए ये जोड़ने का जो तरीका होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों में सेम होना चाहिए। तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए दोनों में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा 2Cr और प्लस ये 3 से मल्टीप्लाई कर दिए 3Pb2+,
और इज इक्वल टू 2Cr3 प्लस अब प्लस 3Pb। ठीक है, देखिए इक्वेशन में आपको स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मिल रहा है, लेकिन ये जो आप सेल का रिप्रेजेंटेशन किए हैं इसमें किसी भी तरीके का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये रहा आपका सेल रिप्रेजेंटेशन। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ा दिया जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।